सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक करीब करीब 4000 सालों तक इतिहास के पन्नों में कहीं खोई हुई थी। जी हाँ, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी कल्चर, एक ऐसी संस्कृति जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। तो चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं और इस इनक्रेडिबल सभ्यता के कुछ राज खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिंधु घाटी के लोग थे कौन? देखिए, वो सिर्फ एक और पुरानी संस्कृति नहीं थे। नहीं, वो अपने समय के सबसे महान, सबसे ब्रिलियंट अर्बन प्लानर्स थे। उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो इतने व्यवस्थित और इतने एडवांस्ड थे कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी देखकर हैरान रह जाते हैं। तो भाई, ये सब उन्होंने किया कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खोज से। जरा कल्पना कीजिए, एक पुरातत्ववेद भारत के धूल भरे मैदानों में खुदाई कर रहा है। उम्मीद है कि शायद मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े मिल जाए, लेकिन मिलता क्या है? एक पूरा का पूरा शहर जो 4000 से भी ज्यादा सालों से जमीन के नीचे छिपा हुआ था। 1920 के दशक में दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट के साथ बिल्कुल यही हुआ था, और उनकी इस एक खोज ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, ये पूरी की पूरी सभ्यता थी। इतनी विशाल, इतनी फैली हुई कि इसका इलाका उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे बड़ा था। सोचिए जरा, ये सिर्फ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नहीं था, ये था दक्षिण एशिया का पहला शहरी समाज, एक ऐसी संस्कृति जिसने आने वाली सदियों पर अपनी छाप छोड़ी। तो आखिर एक शहर को महान क्या बनाता है? उसकी बड़ी बड़ी इमारतें, उसकी सड़कें, या फिर उसमें रहने वाले लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के मामले में जवाब था ये सब कुछ। वो अर्बन प्लानिंग के, मतलब शहरी योजना के मास्टर थे। उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं थे, बल्कि फंक्शनल थे, पूरी तरह से काम करते थे। ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं थी, ये जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका था। अगर उस दौर के बाकी शहरों को देखें तो ज्यादातर बेतरतीब और अस्त व्यस्त थे। गलियां कहीं भी कैसे भी मुड़ जाती थीं। लेकिन हड़प्पा के शहर वो बिल्कुल अलग थे। उन्हें इतनी सावधानी से प्लान किया गया था, एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न पर, बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो आज के मॉडर्न शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। ये सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं है, ये रेवोल्यूशनरी है। कभी सोचा है कि हमारे घरों का गंदा पानी ये सब कहाँ जाता है? वेल, सिंधु घाटी के लोगों ने इसका जवाब हजारों साल पहले ही ढूंढ लिया था, और जवाब था उनकी अविश्वसनीय ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, हर घर में या घरों के ग्रुप में अपने टॉयलेट्स और बाथरूम थे, और ये सब ढकी हुई नालियों के एक पूरे नेटवर्क से जुड़े थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो अपने समय से हजारों हजारों साल आगे थी। उनके कमाल के इंजीनियरिंग स्किल्स का एक जीता जागता सबूत। देखिए, जब कोई घर बनाता है तो सबसे जरूरी क्या होता है? यही कि वो मजबूत हों, टिकाऊ हों। सिंधु घाटी के लोगों के लिए इसका मतलब था सही ईंटों का इस्तेमाल करना, और उनकी ईंटें कमाल थीं, इतनी स्टैंडर्डाइज्ड, एक सटीक 1:4 के अनुपात में कि उन्हें पूरी सभ्यता में कहीं भी किसी भी शहर में इस्तेमाल किया जा सकता था। मतलब डिटेलिंग पर इतना ध्यान, और शायद यही एक वजह है कि उनके बनाए शहर आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई शहर की प्लानिंग की बात, पर सवाल ये है कि इन शानदार शहरों को चलाने की ताकत वो कहाँ से आती थी? क्या ये सिर्फ वहाँ के लोग थे, या उनके पास मौजूद संसाधन, या फिर उनकी लोकेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए असल में ये इन सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन था। उनकी एक मजबूत इकोनॉमी थी जो खेती, क्राफ्ट्स और ट्रेड पर टिकी थी, और इसी ने एक ऐसे समाज को जन्म दिया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। देखे, सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वो बहुत कुछ थे। कलाकार थे, बेहतरीन शिल्पकार थे, और कह सकते हैं कि एक तरह के बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही भरपेट अनाज नहीं उगाया, बल्कि दुनिया को पहली बार कॉटन यानी कपास भी दिया। और उन्होंने ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें बनाई जिनका ट्रेड पूरे प्राचीन विश्व में होता था। जरा सोच कर देखिए, 4000 साल पहले का एक व्यापारी, वो अपना सामान ऊंटों पर लाद कर या नाव से दूर दूर तक ले जा रहा है। अफगानिस्तान से सोना और चांदी आ रहा है, राजस्थान से तांबा, और सेंट्रल एशिया तक से जेड। मतलब दुनिया भर के लोगों से मिलना जुलना, नई नई संस्कृतियों और आइडियाज के बारे में जानना। कितना रोमांचक रहा होगा वो जीवन। और यही वो ट्रेड नेटवर्क था जो सिंधु घाटी सभ्यता की सफलता का एक बड़ा कारण बना। सिंधु घाटी के शहर सिर्फ रहने की जगहें नहीं थी, नहीं,
वो एक्टिविटी के, इंडस्ट्री के हब थे। हर शहर की अपनी एक खासियत थी। जैसे मोहनजोदड़ो कपड़ों के लिए जाना जाता था, तो चन्हुदड़ो अपने सुंदर मनकों के लिए। कहीं शंख का काम हो रहा है तो कहीं तांबे और कांसे के औजार बन रहे हैं। और यही स्पेशलाइजेशन, यही खासियत उन्हें इतना कामयाब बनाती थी। इसने ही उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखा था। अच्छा, हमने उनके शहरों, उनकी इकोनॉमी के बारे में बात की, पर उन लोगों के बारे में क्या? वो सोचते क्या थे? उनकी कहानियां क्या थीं? यहीं आकर हम एक दीवार से टकरा जाते हैं, क्योंकि उनकी एक भाषा थी, एक लिपि थी, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को हैरान परेशान कर रखा है, और शायद यही वजह है कि ये सभ्यता हमें इतना खींचती है। ये जो हड़प्पा की लिपि है ना, ये दुनिया की सबसे रहस्यमय लिपियों में से एक है फॉर श्योर। इसमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के निशान हैं, चित्र जैसे। और सबसे अजीब बात यह है कि आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से डीकोड नहीं कर पाया है, पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसी पहेली है जो शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगी। और क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, तो उनकी कला को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। हमें मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं, एक 3 मुख वाले देवता की मोहरें मिली हैं जिन्हें पशुपति कहा जाता है, और पीपल जैसे पेड़ों की तस्वीरें भी मिली हैं। लेकिन हम ठीक ठीक नहीं जानते कि इन सभी प्रतीकों का असल मतलब क्या था। ये एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े तो हमारे पास हैं, पर पूरी तस्वीर वो अभी भी अधूरी है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से फल फूल रही है, तरक्की कर रही है, वो अचानक खत्म हो जाए। एक पूरी की पूरी सभ्यता बस गायब हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी। एक समय की वो महान सभ्यता सिर्फ खंडर बनकर रह गई, और उसके लोग इतिहास से मानो गायब ही हो गए। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था? एक वक्त था करीब 2500 BCE, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीक पर थी। शहर फल फूल रहे थे, व्यापार जोरों पर था। लेकिन फिर लगभग 1900 BCE के आसपास कुछ गड़बड़ होने लगी। पतन के संकेत दिखने लगे, शहर खाली होने लगे, लोग कहीं और जाने लगे, और देखते ही देखते एक पूरी की पूरी शहरी दुनिया खामोश हो गई। तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ कैसे? क्या किसी ने उन पर हमला किया? कुछ लोग आर्य आक्रमण की थ्योरी देते हैं, पर उसके ज्यादा सबूत नहीं है। या फिर क्या पर्यावरण ने ही धोखा दे दिया? कोई क्लाइमेट चेंज, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, या कोई भयंकर बाढ़ आ गई? या फिर हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी ही ढह गई हो? सच्चाई ये है कि हम पक्के तौर पे नहीं जानते। ये 4000 साल पुराना एक अनसुलझा केस है, एक ऐसा रहस्य जिसने आज तक इतिहासकारों को उलझा रखा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर भले ही खत्म हो गए, पर उनके विचार, उनका ज्ञान, वो खत्म नहीं हुआ। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके आइडियाज और उनकी खोजें आज भी हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। तो सवाल ये है कि इस खोई हुई सभ्यता से हम क्या सीख सकते हैं, और ये हमारे अपने भविष्य के बारे में क्या बताती है। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, सिंधु घाटी के लोग सिर्फ बिल्डर्स और ट्रेडर नहीं थे, वो बहुत आध्यात्मिक भी थे। वो पशुपति शिव की पूजा करते थे, पवित्र पेड़ों और जानवरों को मानते थे। और ये मान्यताएं ये इतनी गहरी थीं कि उनके शहरों के खत्म हो जाने के बाद भी जिंदा रहें, और बाद में हिंदू धर्म का एक अहम हिस्सा बनी, जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो आखिर में सिंधु घाटी की विरासत क्या है? ये सिर्फ टूटे फूटे खंडहर और म्यूजियम में रखी चीजें नहीं हैं। उनकी विरासत है धार्मिक निरंतरता में, जैसे शिव और मातृ देवी की पूजा। उनकी विरासत है उनकी टेक्नोलॉजी में, मिट्टी के बर्तन बनाने की, पक्की ईंटें बनाने की तकनीक, और यहाँ तक कि गणित की नींव में भी, दशमलव प्रणाली के विकास में भी उनका हाथ माना जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो बार बार बताए जाने लायक है। तो सिंधु घाटी की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे महान, सबसे संगठित और उन्नत सभ्यताएं भी गिर सकती हैं, लुप्त हो सकती हैं। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वो गायब हो सकते हैं, तो हम अपनी सभ्यता को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसकी कहानी हमारे अपने लिए क्या सबक रखती है?